एमआरएफ की शेयर प्राइस 60,000, रिलायंस की 2,000, तो एमआरएफ बढ़ी कि रिलायंस? क्या आपको पता है एमआरएफ की जो मार्केट कैपिटलाइजेशन है वो 25,000 करोड़ के आसपास है, वहीं रिलायंस इंडस्ट्री की 13.5 लाख करोड़, यानी कि एक रिलायंस इंडस्ट्री में कम से कम 55 के आसपास एमआरएफ आ जाएगी। आपको अगर समझ में नहीं आया मार्केट कैप क्या होता है, शेयर प्राइस क्या होती है, तो इस वीडियो को एंड तक देखिएगा। इस वीडियो में मैं आपके लिए जिस बुक की समरी लेके आया उस बुक का नाम है द आर्ट ऑफ इन्वेस्टिंग, आर्ट ऑफ स्टॉक मार्केट इन्वेस्ट। ऑथर ने एक बुक लिखी है, उनकी एक वेबसाइट भी है, वेबसाइट है www.bsc2nse.com। अगर आपको कोई कोर्स खरीदना है इस बुक को पढ़ने के बाद तो आप वहां से इस कोर्स को भी खरीद सकते हो, जो कि इनके इन्वेस्टिंग के रिलेटेड कोर्स है। तो आज मैं आपको 5 ऐसी चीजें बताने वाला हूँ इस बुक से जो कि मैंने सीखी है और इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ। सबसे पहला, इन्वेस्टिंग इन हाउस वर्सेस इन्वेस्टिंग इन स्टॉक्स। मैं 3 पैरामीटर पे डिसाइड करने वाला हूँ कि हाउस अच्छा इन्वेस्टमेंट रहेगा या फिर स्टॉक्स। सबसे पहले मैं लिक्विडिटी के बारे में बात करूंगा। तो हाउस को अगर आप बेचने जाते हो तो तुरंत बिकेगा नहीं, हो सकता है इसे साल भी लग जाए। इनफैक्ट मेरे अंकल ने लास्ट टाइम कोई प्रॉपर्टी बेची थी तो उन्हें 2 साल लग गए उस प्रॉपर्टी को बेचने में। तो लेकिन स्टॉक्स में ऐसी बात नहीं है। स्टॉक्स को अगर आपको बेचना है तो आप कहीं भी कभी भी बेच सकते हो और 3 दिन में आपके अकाउंट में पैसा आ जाएगा। दूसरी और फ्रीडम, जब भी आप हाउस परचेज करते हो तो आप जनरली हाउस का जो अमाउंट है वो बहुत ज़्यादा होता है, तो आप लोन लेते हो, लोन में आप ईएमआई भरते हो, तो मंथली ईएमआई बहुत ज़्यादा हो जाती है। कम से कम 20 साल 25 साल तक ये आपको ईएमआई भरने पड़ती है। 20 साल तक आपके फ्रीडम को इफेक्ट करता है। उसके बाद लिटिगेशन यानी कि हाउस परचेस करते टाइम आप लीगली बहुत अलर्ट रहना पड़ता है। इस हिसाब से ऑथर ने कहा है कि हाउसिंग इन्वेस्टमेंट से अच्छा, अगर आप रहने के लिए खरीदते हो तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर आप इन्वेस्टमेंट के लिए खरीद रहे हो तो स्टॉक्स सबसे ज़्यादा अच्छी इन्वेस्टमेंट रहेगी कंपेयर टू हाउस। स्टॉक्स में आपको इन्वेस्ट करने के लिए कोई ज़्यादा कैपिटल की ज़रूरत नहीं है, वहीं दूसरी और हाउस में अगर आपको इन्वेस्ट करना है तो आपको बहुत ज़्यादा कैपिटल लगेगा। तो मुझे भी लगता है कि स्टॉक मार्केट में अगर आप ध्यान से इन्वेस्ट करते हो तो आपके लिए बहुत अच्छी इन्वेस्टमेंट है। ध्यान से यानी कि आपको नॉलेज होनी चाहिए प्रॉपर इन्वेस्ट करने से पहले, क्योंकि आप हाउस में परचेस करते हो तो लोग हाउस के बारे में बहुत ज़्यादा नॉलेज ले लेते हैं। पूरा उनको एरिया का नॉलेज हो जाता है कि कौन सी जगह पर कितना सस्ता कितना महंगा हाउस है। लेकिन जब स्टॉक्स खरीदने जाते हैं तो पता नहीं, सुबह उन्होंने सोचा स्टॉक्स खरीदने के लिए तो दिन तक वो स्टॉक्स भी खरीद लेते हैं बिना कोई कंसल्ट किए हुए, सिर्फ किसी की टिप्स सुन के स्टॉक्स खरीद लेते हैं। इसीलिए लोगों को लॉस होता है और बाद में स्टॉक मार्केट को जुआ बोल के उसमें कभी इन्वेस्ट नहीं करते हैं। इसलिए लर्निंग ये मिलती है कि व्हाई एंड हाउ स्टॉक मार्केट केम इनटू एग्जिस्टेंस। अगर आपको स्टॉक मार्केट की ब्रीफ हिस्ट्री जाननी है तो आप मेरा ये वीडियो देख सकते हो, मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा। इस वीडियो के खत्म होने के बाद आप वो वीडियो देख लीजिएगा जिसमें कि मैंने ब्रीफ में बताया है कि ब्रोकरेज क्या होती है, स्टॉक एक्सचेंजेस कैसे होते हैं और शुरुआत कैसे हुई स्टॉक मार्केट की। 2 जुलाई 1981 में नारायण मूर्ति ने अपने 6 पार्टनर्स के साथ सिर्फ 10,000 में इन्फोसिस की शुरुआत की थी। जब 10,000 में शुरुआत की थी तो सफिशिएंट थे, लेकिन अभी बिजनेस को ग्रो भी करना है, बिजनेस को एक्सपांड और रन भी करना है। अभी अब पैसा कहाँ से रेज करेंगे? सबसे पहला ऑप्शन देखते हैं कि प्रॉफिट से क्यों नहीं पैसा हम फिर से इन्वेस्ट करके देखते हैं। लेकिन प्रॉफिट में एक प्रॉब्लम है कि प्रॉफिट बहुत ही कम होता है, तो हमें ज़्यादा पैसा चाहिए एक्सपांड करने के लिए। हम कहीं पे लैंड मशीनरीज बिल्डिंग खरीदते हैं तो उसमें बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट होती है, तो प्रॉफिट से इतना पैसा नहीं आ पाएगा। दूसरा ऑप्शन हमारे पास रहता है लोन, हम बैंक से लोन ले सकते हैं। लेकिन जब इनिशियल फेज़ होता है या फिर कोई कंपनी बीच में भी कोई रीडेवलपमेंट फेज में होती है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट में ज़्यादा पैसा लगता है, तो वो इंटरेस्ट कॉस्ट एक बर्डन हो जाता है। तो इसीलिए कुछ बीच वाला ऑप्शन चाहिए जहाँ पे इंटरेस्ट भी ना रखे, जहाँ पे पैसे भी ज़्यादा मिले, तो वहाँ पे आता है स्टॉक मार्केट। मान लीजिए एक कंपनी है, कंपनी को पैसा चाहिए स्टॉक मार्केट से, तो कंपनी बोलती है कि मेरे पास 10% स्टेक जो है वो मैं पब्लिक को ऑफर कर रही हूँ। कंपनी की वैल्यूएशन होती है, बाद में जो इन्वेस्टमेंट बैंकर है उसकी वैल्यूएशन करते हैं, वैल्यूएशन के बाद कंपनी की शेयर प्राइस पता करते हैं। तो कंपनी ने 10% सोचा है कि बाहर मार्केट में शेयर सेल करके पैसे ले लेती है और बाद में उस पैसों से इन्वेस्ट करके कंपनी का ऑपरेशंस चलाएगी। तो फर्स्ट टाइम कोई कंपनी पब्लिक को शेयर ऑफर करती है तो इसे कहते हैं आईपीओ, यानी कि इनिशियल पब्लिक ऑफर। नाम में ही है इनिशियल पब्लिक ऑफर। उसके बाद जब कोई शेयर खरीद लेता है, मान लीजिए आपने शेयर खरीद लिया फर्स्ट टाइम जब कंपनी लिस्ट होती है, तो आपने बाद में शेयर बाद में 2 साल बाद बेच दिया, तो आप जब बेचते हो तो वो सेकेंडरी मार्केट कहा जाता है
और जब कंपनी फर्स्ट टाइम इशू करती है उसे प्राइमरी मार्केट कहा जाता है। आपने बहुत बार सुना होगा प्राइमरी मार्केट क्या होता है, सेकेंडरी मार्केट क्या होता है। प्राइमरी मार्केट में कंपनी फर्स्ट टाइम लिस्ट होती है और आईपीओ ऑफर करती है, इनिशियली पब्लिक ऑफर करती है। और सेकेंडरी मार्केट में शेयर जो ट्रेड होते हैं वो जो जिन्होंने खरीदा था आईपीओ में उनसे दूसरे तीसरे लोग परचेस करते हैं। तो ये टर्म आपको दिमाग में रखना है कि शेयर मार्केट में आईपीओ क्या होता है, आईपीओ को भी प्राइमरी मार्केट कहते हैं। और उसके बाद जब शेयर्स पब्लिकली ट्रेड होते हैं उसे कहते हैं सेकेंडरी मार्केट। जब फरवरी 1993 में इन्फोसिस का आईपीओ आया था तो जून 1993 तक कंपनी लिस्ट हो गई थी। लिस्ट होने में इतने महीने क्यों लगे कि उस टाइम टेक्नोलॉजी नहीं थी। आज के डेट में 21 डेज में कंपनी लिस्ट हो जाती है, जब आईपीओ और लाने और लिस्ट होने में 21 डेज ही लगते हैं। तो उस टाइम कंपनी ने 13 करोड़ रुपए रेज किए थे। और अगर आप उस टाइम कंपनी में सिर्फ 10,000 की भी इन्वेस्टमेंट करते तो आज के डेट में वो 10,000 2 करोड़ से बहुत ज़्यादा अमाउंट हो जाता। इसमें मैंने शेयर स्प्लिट और बोनस और डिविडेंड सब ऐड करके कहा है। अर्निंग नंबर 3, सम बेसिक्स डेफिनेशन। अभी हम कुछ बेसिक डेफिनेशंस के बारे में बात करेंगे। 3 डेफिनेशंस का मतलब बताऊंगा मैं। सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा मार्केट कैपिटलाइजेशन क्या होता है, उसके बाद में पीई और ईपीएस पे डिस्कस करने वाला हूँ। मार्केट कैप और मार्केट कैपिटलाइजेशन एक ही चीज़ है। मान लीजिए एक कंपनी है जिसकी शेयर प्राइस मार्केट में 150 रुपये है। कंपनी के पास टोटल नंबर ऑफ शेयर्स 200 है, यानी कि कंपनी के शेयर्स 200 है। कंपनी 200 भाग में डिवाइड है, आप ये ध्यान रखिए। अभी कंपनी ने पूरे साल में प्रॉफिट कमाया 10,000 रुपये। 10,000 रुपये कंपनी ने पूरे साल में प्रॉफिट कमाया। अभी हम जानते हैं मार्केट कैप क्या है कंपनी का। मार्केट कैप यानी कि कंपनी की जो शेयर प्राइस चल रही है यानी कि 150 रुपीज़, उसको मल्टीप्लाई कर लीजिए नंबर ऑफ शेयर्स कितने हैं। कंपनी का 200 शेयर्स है, तो अब मार्केट कैप को निकालने के लिए कंपनी की जो शेयर प्राइस है इनटू नंबर ऑफ शेयर कर लीजिए, 30,000 अमाउंट हो जाएगा। यानी कि अगर मैं टेक्निकली कहूँ लेमैन टर्म्स में तो 30,000 रुपये अगर आपके पास है तो आप इस कंपनी को खरीद सकते हो टेक्निकली। और अभी आते हैं ईपीएस क्या होता है। ईपीएस यानी कि नाम में क्या है, अर्निंग पर शेयर, इसका फुल फॉर्म है अर्निंग पर शेयर, यानी कि एक शेयर पे कंपनी ने कितना पैसा कमाया। पूरे साल में कंपनी ने सेल्स किया तो कंपनी ने टोटल माइनस एक्सपेंसेस करके प्रॉफिट जो है कंपनी का वो टोटल होता है 10,000 रुपये। अभी 10,000 रुपये पूरे साल पूरे कंपनी का प्रॉफिट है, लेकिन मुझे जानना है कि एक शेयर पे कंपनी ने कितना कमाया। तो कंपनी का टोटल नंबर ऑफ शेयर 200 शेयर्स है, तो डिवाइड कर लीजिए 10,000 डिवाइड बाय 200, तो जो आपको अमाउंट मिलेगा उसे बोलते हैं अर्निंग पर शेयर, ईपीएस। हमारे केस में ईपीएस कैसा होगा, तो टोटल कंपनी ने 10,000 रुपये कमाए थे और टोटल नंबर ऑफ शेयर 200 है, तो 10,000 को 200 से डिवाइड कर दो यानी कि 50। हमारे कंपनी का ईपीएस है अर्निंग पर शेयर 50। वीडियो के स्टार्टिंग में मैंने आपसे ये कहा था कि रिलायंस इंडस्ट्री का शेयर प्राइस 2,000 रुपये है और एमआरएफ का शेयर प्राइस 60,000 के आसपास है। तो रिलायंस कंपनी बड़ी कंपनी है लेकिन इसका प्राइस 2,000 क्यों। एमआरएफ कंपनी रिलायंस से छोटी है लेकिन इसकी शेयर प्राइस 60,000 क्यों। इसका रीज़न सिंपल है, नंबर ऑफ शेयर्स रिलायंस में बहुत ज़्यादा है। तो इतने ज़्यादा नंबर ऑफ शेयर्स को अगर आप 2,000 से मल्टीप्लाई करोगे तो बहुत बड़ा अमाउंट आएगा। वहीं एमआरएफ में नंबर ऑफ शेयर्स बहुत कम है, तो एमआरएफ की जो नंबर ऑफ शेयर्स है इनटू 60,000 भी करोगे तो अमाउंट उतना आएगा, रिलेटिवली कम आएगा। तो नंबर ऑफ शेयर्स जानना बहुत ही ज़रूरी है। अब जानते हैं पीई क्या होता है। पीई यानी कि प्राइस टू अर्निंग रेशियो। मार्केट में जो प्राइस चल रहा है, जैसे हमारी कंपनी का 150 रुपये प्राइस चल रहा है, डिवाइड बाय पर शेयर अर्निंग क्या है। पर शेयर अर्निंग हमने इससे पहले निकाली थी ईपीएस। तो पर शेयर अर्निंग जो ईपीएस जो निकाली थी, तो प्राइस टू अर्निंग यानी कि प्राइस जो रहा है 150, ईपीएस कितनी थी 50, तो 150 डिवाइड बाय 50 यानी कि 3। तो मैं इसे ऐसे भी बोल सकता हूँ कि आपने 150 रुपीज़ पे किए हैं ऐसी कंपनी के लिए जो कि सालाना एक शेयर पे 50 रुपये कमाती है। तो मैं ऐसे ही बोल सकता हूँ 3 गुना आपने ज़्यादा पैसा दिया है। तो ये ज़्यादा पैसा आपने जो दिया है इसे हम महंगा नहीं बोल सकते, क्योंकि कभी कभार क्या होता है कि कोई कोई कंपनी आगे जाके बहुत अच्छा करने वाली है, उसके ग्रोथ प्रोस्पेक्टिव बहुत अच्छे होते हैं, तो उसे इतनी महंगी वैल्यूएशन मिल जाती है। तो आपको पीई पे भी ज़्यादा ध्यान देना है। अगर आपने ज़्यादा पीई वाला स्टॉक खरीदा है और एक स्टॉक ऐसा है जिसकी आगे आने वाले फ्यूचर में इसकी कोई इतनी इंपॉर्टेंस नहीं है, इतना इसका बिजनेस अच्छा नहीं है, तो आपने बहुत महंगा शेयर खरीद लिया है। वहीं दूसरी और आपने फेयर वैल्यू ऑफ पीई पे खरीदा है लेकिन आगे उसका बिजनेस बहुत अच्छा होने वाला है, तो आपने बहुत अच्छा स्टॉक्स खरीदा है। तो चौथी लर्निंग इस बुक से मुझे ये मिली है कि
एनालिसिस वाला पार्ट में दो मुझे बहुत अच्छे पॉइंट्स लगे। सबसे पहले तो आपको कंपनी में इन्वेस्ट करने से पहले कंपनी का जो कर्जा है वो बहुत ध्यान से देखना है। कंपनी में जो कर्जा है वो कंपनी को डुबा सकता है, इसलिए कभी भी डेब्ट टू इक्विटी रेशियो देख लेना एक बार। डेब्ट यानी कि जो कर्जा है, इक्विटी यानी कि जो इक्विटी के पैसे यानी कि हमारे पैसे ओनर्स के। अगर कर्जे का पैसा ज़्यादा है हमारे से तो कंपनी शायद उसको आपको फर्दर एनालिसिस करना पड़ेगा कंपनी में, तो इसीलिए डेब्ट टू इक्विटी रेशियो देखना आपको बहुत ही ज़रूरी है। उसके बाद आपको बिजनेस समझना पड़ेगा, उसकी जो ब्रांड वैल्यू है वो समझनी पड़ेगी। इसको अगर आप डिटेल में समझना चाहते हो तो मेरा ये वीडियो देख लीजिएगा, इसमें आपको बिजनेस के बारे में बहुत अच्छी नॉलेज मिल जाएगी। आपको ब्रांड वैल्यू देखना बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज़रूरी है, आपको ब्रांड वैल्यू देखनी पड़ेगी। इसका रीज़न बताता हूँ। ग्लॉड टेक्नोसर्व लिमिटेड ये एक कंपनी थी, करीबन ये 2010 के आसपास की बात है। कंपनी में एक इनकम टैक्स रेड हुई। जैसे ही रेड हुई तो कंपनी की जो शेयर प्राइस है वो 50% गिर गई धड़ाम से। आज के डेट में कंपनी ट्रेड भी नहीं होती है। तो कंपनी उस टाइम उसका जो कर्जा था वो भी बहुत कम था, कंपनी अच्छी सिचुएशन में थी, लेकिन कंपनी की ब्रांड वैल्यू नहीं थी। कंपनी का जब ब्रांड वैल्यू ही नहीं होती तो कंपनी में लोगों का भरोसा नहीं होता, तो कंपनी को कोई पैसा नहीं देता, तो कंपनी अपने ऑपरेशंस नहीं चला पाएगी, कंपनी में पैसा नहीं रहेगा। वहीं दूसरी ओर एलआईसी की जो सीईओ है, 2010 में सीबीआई की रेड हुई थी और 2010 में एलआईसी के जो सीईओ है उनको जेल जाना पड़ा था। तो इससे कंपनी की बहुत ज़्यादा बदनामी हुई थी, लेकिन एलआईसी का ब्रांड इतना मजबूत है कि कंपनी को ज़्यादा टाइम नहीं लगा रिबाउंड करने में। कंपनी ने फिर से रिवाइव कर लिया और कंपनी अच्छे पोजीशन में पहुंच गई रिबाउंस करके। तो ऐसा हर कंपनी के साथ नहीं हो सकता कि कंपनी की ब्रांड वैल्यू बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है कंपनी की वैल्यूएशंस में। उसके बाद प्रमोटर होल्डिंग और पावर ऑफ कंपाउंडिंग के बारे में भी ऑथर ने बहुत कुछ बताया है, लेकिन मैंने मेरे पुराने वीडियो में कवर किया हुआ है, तो आप ये वीडियो देख सकते हो। और मैं टाइमिंग के साथ मैंने बताया है कि आपको कौन से टाइमिंग पे आपको वीडियो देखना है। आप ये वीडियो देख सकते हो, मैंने पुराने वीडियो में बताया है, आप टाइमिंग के साथ देख सकते हो सीधा। उसके बाद पांचवी लर्निंग जो मिली है वो है कॉम्पिटिशन एंड फ्यूचर ग्रोथ। आपको ये देखना पड़ेगा कि आपको पता है कि सीमेंट इंडस्ट्री में आगे आने वाले 5 साल में 4 गुना बढ़ने वाली है, क्योंकि बिल्डर्स ज़्यादा बिल्डिंग्स या ज़्यादा घर बनेंगे तो सीमेंट भी लगने वाला है। लेकिन आपको अगला एनालिसिस ये करना है कि कौन सी कंपनी उस अपॉर्चुनिटी को ग्रैब कर पाएगी। सीमेंट की बहुत सारी कंपनी है, लेकिन जो डोमिनेंट कंपनी है वो अपना डोमिनेंस रखेगी या फिर नीचे कोई छोटी कंपनी है वो डोमिनेंट हो जाएगी। जैसे आईटी सेक्टर में आपको अगर लगता है कि आने वाले टाइम में आईटी का बहुत बड़ा बूम आने वाला है, लेकिन आईटी में टीसीएस और इन्फोसिस जैसी कंपनी बहुत बड़ी कंपनी है, इनके पास बहुत कैश भी है, बहुत पावरफुल कंपनी है। तो इस बीच इनके पास जो एडवांटेज है कॉम्पिटिटिव, ऐसी दूसरी कंपनी के पास ये एडवांटेज नहीं है। तो आपको ये देखना पड़ेगा कि कंपनी के पास कॉम्पिटिटिव एडवांटेज कितना है। तो ज़्यादातर ये देखा गया है जो बड़ी कंपनी रहती है उनमें रिस्क बहुत कम रहता है और ये अच्छा परफॉर्म करती है। इसमें छोटी कंपनी में रिस्क बहुत ज़्यादा रहता है क्योंकि ज़्यादा इन्फॉर्मेशन अवेलेबल नहीं रहती है। तो ये थी मेरी 5 लर्निंग जो कि मैंने आपके साथ शेयर की। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए। मैं हर वीक 2 वीडियो अपलोड करता हूँ, एक थर्सडे को, एक मंडे को। बुक समरी रिलेटेड वीडियो होती है। अगर आपको पसंद है बुक्स पढ़ना तो इस चैनल को आपको सब्सक्राइब करना पड़ेगा और वीडियो को भी शेयर करिएगा। थैंक यू।